अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आइस ब्रेकिंग की थोड़ी उम्मीद की जा रही है और ऐसे लग रहा है जैसे रास्ता नेशनल डायलॉग का सुप्रीम कोर्ट से होकर निकलेगा। उसकी वजह ये बनी, जैसे इंट्रो में भी हमने देखा, कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। नैब तरामीम क्या थी वो तो कहीं पीछे बात रह गई। जो बात गूंज रही है इस वक्त मुल्क में वो है कि डायलॉग होना चाहिए, और ये सजेशन दे रहे हैं जज साहिबान इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब की पिछली पेशी पर लाइव ब्रॉडकास्ट की इजाज़त नहीं मिल सकी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसकी रीज़न ये दी गई कि सियासी बातें नहीं होनी चाहिए इस तरह से ब्रॉडकास्ट। लेकिन आज जब वो लाइव थे मौजूद सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान, तो जो उनकी बातचीत हुई, मैं चाहती हूँ उससे मैं कनेक्ट करूँ अपना सवाल, कि उन्होंने ये बताया कि भाई नैब का चेयरमैन कैसे अपॉइंट होता रहा माजी में। थर्ड अंपायर किया करता था क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन राज़ी नहीं होती थी। फिर उसके बाद जब थर्ड अंपायर अपॉइंट करता तो थर्ड अंपायर ही नैब को देखता था उनके दौर में भी। जब उन्होंने ऐसे हेल्पलेसनेस शो की तो इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जो बातें आप कर रहे हैं मुल्की हालात के हवाले से, मामलात के हवाले से, वो खौफजदा कर रही हैं। अगर हालात इतने ख़तरनाक हैं तो आप साथी सियासतदानों के साथ बैठ कर हल करें। जब आग लगी हो तो ये नहीं देखते कि पाकी ना पाकी क्या है, आप पहले आग बुझाते हैं। इमरान खान साहब ने इस मौके पे कहा कि मेरी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। उस पर अतर मिनल्ला ने कहा बदकिस्मती से आप जेल में हैं, आपसे लोगों की उम्मीदें। अच्छा, जमाल मंदोखेल साहब ने इस पर कहा कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन अगर मुल्क को कुछ हुआ तो अदलिया नहीं सियासतदान जिम्मेदार होंगे। इस पर जो ज़्यादा बड़ी बात जिसको वेटेज देना बनता है वो चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स थे कि डायलॉग से कई चीज़ों का हल निकलता है। इससे पहले तो चीफ जस्टिस साहब ये समझते थे कि सियासी बात नहीं करनी चाहिए इस केस के दौरान, लेकिन उन्होंने ये बात की। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने इमूवेबल इररेजिस्टिबल फोर्स के कोलिजन की बात की थी और वो बात अब साबित होती दिखाई दे रही है। इससे पहले कोई सानहा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सजेशन आना, ये रास्ता दिखाना, इमरान खान साहब इस रास्ते पर चलेंगे? नहीं चलेंगे। हमें ये सिखाया गया था कि जस्टिस इज़ ब्लाइंड। इसीलिए आपने देखा कि जब वो स्केल्स के अंदर जो खातून जो है वो स्केल्स को पकड़े हुए उसके ऊपर आंखों के ऊपर तराजू पकड़े, हाँ जी, आंखों पे पट्टी होती है, कानून यहाँ ऐसे लगता है कि पट्टी उठा ली गई है, या एक आंख से ऊपर है, या एक आंख से ऊपर है, और उस आंख से जो नज़र आ रहा है वो एक पॉपुलर लीडर और एक पॉपुलर पार्टी नज़र आ रही है। इसलिए फैसले उस पॉपुलर लीडर और उस पार्टी के हक में जा रहे हैं। ये बात सबको इस मुल्क में नज़र आ रही है। ख़ुसूसन पीटीआई तो बहुत खुश है कि ये बात हो रही है जी। और इसी वजह से जो हुकूमत है वो बहुत खौफज़दा है। और जो ये इशारा किया है कि आप जेल में हैं, तो जेल में बैठ के कैसे होता है, बाहर आए आप, और रास्ता ये दिखाया जा रहा है कि आप पार्लियामेंट में जाके बात करें और बाहर आएँ। यही है ना। मगर ये भी उनको इल्म है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ, इररेजिस्टिबल फोर्स मीटिंग इमूवेबल ऑब्जेक्ट। खान साहब इज़ द इररेजिस्टिबल फोर्स। इमूवेबल ऑब्जेक्ट जो है दैट इज़ द इस्टेब्लिशमेंट। और ये ना हो कि फिर एक ऐसी स्टेज आए कि खान साहब जो है सारे केसेस उनके हक में जाए। और देखिए, बात यह है कि खान साहब ने एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा ये कहा है कि मैं किसी सूरत में भी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कोई डील नहीं करना चाहता। वो तो पार्लियामेंट को तस्लीम ही नहीं करते। काफ़ी अरसे से उनका यही मौक़िफ़ रहा है कि चोरों की पार्लियामेंट है, मुझे तो इसमें बैठना नहीं शौक। और वो वन पार्टी सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, और उस वन पार्टी सिस्टम के ऊपर उनका ये फैसला है कि ये सारे बाकी करप्ट हैं, इसलिए इनको अब कोई ज़रूरत नहीं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। मुझे वन पार्टी सिस्टम चाहिए और आई वांट टू बी द रूलर। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वेयर इट इज़ हेडेड। तो मेरा जो पहला मौक़िफ़ था और जो तज्ज़िया है वो बरकरार है कि हम एक ऐसी गली में जा रहे हैं जहाँ से अब सारी दीवारें जो हैं वो क्लोज इन होती जा रही हैं और आगे की जो रास्ते दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। वो फिर जब बंद हो जाएंगे तो फिर एक ही तरीका होता है टू ब्लास्ट योर वे आउट ऑफ इट, और कोई रास्ता नहीं होता पीसफुल तरीका। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि पीटीआई के अंदर इस वक्त कोई अग्रीमेंट नहीं है कि बात अगर करनी भी है कि नहीं करनी, और अगर करनी है तो किससे करनी है। खान साहब तो कहते हैं बात करने की क्या ज़रूरत है, मैं इनोसेंट हूँ, आपने ज़्यादती की, आप रास्ते में से हटे, अच्छा, मुझे वापस मेरी कुर्सी पे लेके आए और फिर देखते हैं क्या होता है, उसके बाद देखेंगे। और उधर अलवी साहब जो हैं, जो अभी अभी सदर के मकाम से उतरे हैं, नीचे ज़मीन पे पाँव रखे हैं उन्होंने, उनका ये मौक़िफ़ है कि हमने हुकूमत के साथ तो बात नहीं करनी,
जो कि खान साहब का मौक़िफ़ है। हमने पार्लियामेंट के अंदर तो बात नहीं करनी, क्योंकि हुकूमत के अंदर तो पार्लियामेंट के अंदर ही हुकूमत से बात होगी ना। पार्लियामेंट के बाहर जो है वो किसी और से भी बात हो सकती है। मगर खान साहब ने तो कुछ नहीं कहा किससे बात करनी है नहीं करनी। मगर अलवी साहब ये क्या कह रहे हैं? अलवी साहब ये कह रहे हैं कि हम घर के चौकीदार से बात नहीं करेंगे, ना माली से, ना ठेले वाले ना से, माली घर के से, मालिक से बात होगी। और अगर चौकीदार ने घर के मालिक को बाहर निकाल के खुद घर का मालिक बन गया तो फिर चौकीदार से बात कर लेगा, ये भी कहा है। तो उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम पाकिस्तान की अफवाज से बात करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम इन फॉर्म 47 वालों से हम बात नहीं यही करेंगे। बात इमरान खान साहब ने भी कही थी, खान साहब यही कह रहे हैं। तो बात वहीं आती है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, और खान साहब तो यही कहते हैं ना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो इस्टेब्लिशमेंट ने कराया हमारे खिलाफ। और अब इस्टेब्लिशमेंट जो है ये हुकूमत को, जिसको पपेट हुकूमत को ले आई है, इसको निकाले और मुझे वापस अपनी मेरी जगह पे लेके आए। तो वो तो इसलिए ये जो जजेस साहब की तजवीज़ है ये कहीं नहीं जाएगी। एक और ऑप्शन भी तो आया अदालत के सामने, वो ये था कि चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक साहब को बानी पीटीआई के सामने किया और कहा कि ये रुकने पार्लियामेंट है, दुश्मन नहीं, पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें। अच्छा, वो फारूक एच नाइक साहब आसिफ अली जरदारी साहब को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे भी आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं इख्तलाफ ख़त्म करके हम सबको मिलकर आगे चलना चाहिए। फारूक एच नाइक साहब ने कहा हमने अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे। एतजाज़ एहसन साहब कह रहे हैं कि बानी पीटीआई अगर बैक चैनल से आसिफ अली जरदारी से मिलें तो सदर जरदारी उनके लिए बहुत से दरवाजे खोल सकते हैं। ऐसा भी कोई ऑप्शन हो सकता है कि अगर अदलिया नहीं तो ऐवान सदर? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। जरदारी साहब कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नाराज़ हो जाएगी। या तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको कोई पैगाम आए कि आप कोई रोल अदा करें, इसको न्यूट्रलाइज़ करें, इसकी जो थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज़ करें। अच्छा। तो जरदारी साहब वो कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। मगर क्या इमरान खान जरदारी साहब के साथ बैठने के लिए तैयार है? नो। वो ये नहीं समझता कि मैं प्रेसिडेंट के साथ बात कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कमांडर या एक न्यूट्रल प्रेसिडेंट के साथ बात कर रहा हूँ। वो ये समझता है कि जरदारी साहब इज़ पार्ट ऑफ दिस सेटअप। और बाय द वे, इफ़ आई मे से सो, मेरा ख्याल है जरदारी साहब का बहुत अहम रोल है इन दिस सेटअप। उसकी वजह यह है कि अगर जरदारी साहब ये इंसिस्ट ना करते 2022 में तो पीडीएम की गवर्नमेंट उस वक्त ना बनती। जरदारी साहब ने इंसिस्ट किया था हमने पावर लेना है और हम ये इकोनॉमिक क्राइसिस को हल कर सकते हैं। और इसके ऊपर बहुत सी एविडेंस भी है कि जरदारी साहब की वजह से ये सारा कुछ वहाँ बना। अगर नवाज शरीफ साहब की बात मानी जाती तो ये उस वक्त इलेक्शंस हो जाते। और उसके बाद भी जरदारी साहब ने जो गेम खेली है उसके साथ क्या किया है कि प्रेसिडेंसी ले ली है, सिंध ले ली है, और कोई जिम्मेदारी नहीं ली। ये जो महंगाई हुई, ये जो सारे IMF के साथ जो मुआहदे हुए, और अब भी जो कोर इश्यूज़ हैं उसके ऊपर पीपल्स पार्टी इस हुकूमत के साथ नहीं है। तो जरदारी साहब तो थोड़ी सी लंबी गेम खेल रहे हैं। अच्छा। उन्हें इस बात का एहसास है कि अगली गेम जो होगी, अगली गेम जो होगी वो एक तरफ इमरान खान साहब होंगे और दूसरी तरफ नून लीग नहीं होगी। और मौलाना तो खैर वैसे ही साइड लाइन हो गए हैं और नून लीग भी हो रही है अब, और रह जाएगी पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी एक रीजनल पार्टी है, वो अपना रीजनल बेस बरकरार रखेगी। तो उन्होंने तो जो हुकूमत इस्लामाबाद में आएगी उसके साथ बैठ के काम करना है, खा वो इमरान खान की हो या कोई भी हो। और अगर किसी के साथ नहीं करना तो सिंध तो लेके बैठना है उन्होंने। तो इसलिए वो इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा करीब रहेंगे। जो भी इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह हो वो जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहेंगे। चले, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मफादात हैं और उसके लिए वो रास्ता जो अडॉप्ट करेंगे वो उस पर सही जा रहे हैं, कामयाब जा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी तवज्जो के काबिल हैं। जैसे अब सेनेटर फैसल वावडा साहब तौहीन अदालत के में उन्हें बुलाया जा चुका है ऑलरेडी, और काफ़ी वो दबंग किस्म के बयान भी देते हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि कल के इख्तलाफी नोट के बाद अगर कोई बहुत मशहूर है तो इसके लिए कानून मुख्तलिफ होने की तजवीज़ है। अगर कोई मशहूर गुलकार कत्ल के जुर्म में मुलविस हो तो क्या इसके लिए अलग कानून होगा? अच्छा, अतर मिनल्ला साहब की जो आपने इससे पहले हवाला दिया, तो उन्होंने ये बोला कि सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह होने के नाते बानी पीटीआई इमरान खान को लाइव दिखाना किसी कानून के खिलाफ वर्जी नहीं है। प्रॉक्सी होने की बात भी अतर मिनल्ला साहब ने की। फिर जब वज़ीर आज़म ने काली भेड़े कहा आला अदलिया में मौजूद साबिका जजेस, मौजूदा जजेस, तो उसका जवाब भी अतर मिनल्ला साहब की तरफ से आया। इस बात को लेकर सब बहुत हैरान हैं कि ऐसा क्यों? देखिए, मेरी जो अपनी राय है वो अपनी जगह पे मैं अभी कुछ उसके बारे में भी जिक्र करूँगा। मगर इस वक्त जो बाहर जो राय चल रही है मीडिया के अंदर भी और बाहर भी, पीटीआई वाले बड़े खुश हैं अतर साहब से,
और बाकी सब जो है वो कहते हैं कि ये बायस हो चुके हैं। अगर इन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी नहीं डालनी तो फिर वो तो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हम पॉपुलर पार्टी जो है उसका सामने रखना पड़ेगा इस बात को। अब बात यह है कि ये बहुत बायस किस्म की व्यू है और मुझे अफसोस है इस बात का कि इल्ज़ाम जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि ये पॉपुलर होना चाहते हैं। अच्छा। और पॉपुलिज्म का ये भी शिकार हो रहे हैं, हालांकि जजेस को ऐसे नहीं होना चाहिए। अब ये मैं एक आम तासुर, जब मैं पीटीआई वालों को मिलता हूँ तो वो खुल के ये बात कहते हैं और जब मैं दूसरों को मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि अब तो नज़र आ गया कि ये इनका क्या राय है और ये इनकी क्या सोच है, और ये कोई जुडिशल सोच नहीं है, ये पॉलिटिकल सोच है। अब मैं आपको ये बताऊँ, मुझे इसलिए अफसोस है कि मिनुल्लाह साहब इस किस्म का रवैया इख्तियार कर रहे हैं या ये इस किस्म के बयान दे रहे हैं जिसके साथ ये एक तासुर पैदा हो रहा है। ये तासुर सही हो या गलत हो अलग बात है, वो इनकी ज़मीर खुद जवाब देगी। मगर बात यह है कि मुझे एक केस याद है जहाँ मैं बहुत लेट डाउन फील किया था। नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड थे और आउट ऑफ द कंट्री थे, इनके ऊपर पाबंदी लगा दी अदालतों ने और पैमरा ने कि ये इनके बयान नहीं छपेंगे, ये टीवी पे नहीं आएंगे, और मौक़िफ़ ये लिया कि ये कॉन्विक्ट है। मैंने उस वक़्त एक बड़े अहम वकील हैं उनसे रब्ता किया और मैंने उनसे कहा कि ये केस टेकअप करें बिकॉज ये इट इन्फ्रिंजेस माई राइट एज अ जर्नलिस्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका ताल्लुक कन्विक्शन से नहीं है, इसका ताल्लुक मेरी फंडामेंटल राइट से है कि आई कैन टॉक अबाउट हिम ऑन एनी स्क्रीन और एनी वेयर आई लाइक। तो उन्होंने मेरे साथ इत्तेफाक किया और उन्होंने कहा ठीक है आप पिटिशनर बन जाएं मगर कोई साथ और भी 100 साथी ले लें ताकि केस जो है वो काफ़ी सारे लोग हो जाएं उसके अंदर। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने जो सीनियर सहाफ़ी हैं इस मुल्क के उनसे रब्ता किया जिसमें आसमा शराजी साहिबा भी थी और हामिद मीर साहब भी थे और लोग भी थे। तो मेरे साथ सब ने इत्तेफाक किया कि ठीक है ये हम पिटिशनर आपके साथ बनते हैं और इसको चैलेंज करते हैं। ठीक है, बिकॉज उसी वक्त सिर्फ एक ही शख्स के ऊपर ये पाबंदी थी जी। तो हमने फिर इस वकील को कहा कि आप केस टेकअप करें। उन्होंने एक और अच्छी तजवीज़ दी, उन्होंने कहा ये बड़े अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट ले लिए आपने, बड़ा अच्छा किया। अच्छा। मगर आप ऐसे करें कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन भी साथ ले लें। अच्छा। तो फिर हमने रब्ता किया HRCP से और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से और उन्होंने भी इत्तेफाक किया, उन्होंने कहा हमें भी पिटिशनर बना दें। तो एक अच्छी खासी तगड़ी पिटिशन बनी विद ऑल ऑफ अस। अच्छा। जिसकी शुरू मैंने की थी, आई वॉज ओरिजिनल पिटिशनर, बाकी लोग साथ ज्वाइन किया सबको। कुछ लोगों को मैंने कन्विंस किया, कुछ लोगों को जिनको मैंने कन्विंस किया उन्होंने कन्विंस किया। तो जनाब हमने पिटिशन बनाई और उससे पहले कि वो पिटिशन लॉज हो गई फॉर हियरिंग और लॉज हो गई हियरिंग बिफोर अतर मिनुल्लाह साहब। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ PTI की तरफ से पुश बैक आया। मैं कहा जी ये तो सारे नवाजू जर्नलिस्ट हैं, ये तो नवाज शरीफ चोर के हामी हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब HRCP और PFUJ और बहुत से लोग होंगे, उसमें 2-3 लोग जो कि सिंपैथेटिक थे मगर हम मोस्टली इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे। तो जब पुशबैक आई तो उसमें बदकिस्मती से 3 जर्नलिस्ट इस लिस्ट में से उनके ऊपर जब प्रेशर आया तो वो अनफॉर्चुनेटली ट्रेजिकली इन माय व्यू वो पीछे हट गए। उन्होंने बयान दे दिया कि हम इस पिटिशन से पीछे हटना चाहते हैं, हम अपना नाम रिमूव करना चाहते हैं। और ये एक्सक्यूज़ दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि ये तो नवाज शरीफ स्पेसिफिक है। अच्छा। और इसलिए हम तो नहीं चाहते कि हम किसी पार्टी की पिटिशन के हामी में। हालांकि पिटिशन बड़ी वाज़ेह थी कि ये होना नहीं चाहिए, इस किस्म की पाबंदी किसी के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, खा वो कॉन्विक्ट हो या नहीं। ठीक। अब वो सिर्फ क्योंकि एक नवाज शरीफ ही था तो इसलिए उन्होंने फिर, हालांकि पिटिशन के अंदर नवाज शरीफ का नाम नहीं था। तो वो जब पीछे हटे, उन्होंने अनाउंस किया कि हम पीछे हट रहे हैं, तो उसके साथ प्रेशर पड़ गया बाकी लोगों के ऊपर कि ये ना हो कि हमें अब प्रो नवाज का कहला दिया जाए। अच्छा, मेरे पे प्रेशर आया कि आप विड्रॉ कर लें। मैंने कहा मैंने नहीं विड्रॉ करनी। मेरे बाकी साथियों ने भी, जिसमें और भी लोग थे जिनका मैंने नाम लिया, और उन्होंने कहा हम नहीं पीछे हटते। तो वकील साहब ने ये फैसला किया और हमसे नहीं कंसल्ट किया। वकील साहब ने इधर उधर 1-2 लोगों से जो पिटिशनर थे उनसे कंसल्ट करके ये पिटिशन विड्रॉ कर ली। और हमें पता चला, मुझे और मेरे साथियों को पता चला जबकि ये अखबार में या ट्विटर पे आ गया कि पिटिशन विड्रॉ हो गई है।
मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि काश उस वक़्त भी इसी किस्म के तकाज़ुं के अंदर ये सारा कुछ जज किया जाता। और वो दिन था और आज का दिन है। क्या उस वक़्त नवाज शरीफ की मेजॉरिटी ओवरऑल नियरली 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी? वॉज ही नॉट अ पॉपुलर लीडर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आज की पॉपुलर लीडर इज़ पॉपुलिज्म। उस वक़्त का पॉपुलर लीडर वॉज नॉट पॉपुलिस्ट। वो पॉपुलिज्म नहीं थी। पॉपुलिज्म या मेजॉरिटेरियनिज्म जिसे कहते हैं, वो एक किस्म की नियो फाशिज्म होती है, वो वन पार्टी स्टेट होती है। पॉपुलर होना और पॉपुलर गवर्नमेंट चलाना डजंट नेसेसरली मीन कि आप मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी मेजॉरिटेरियनिज्म खेल रहा था, आप समझ रहे हैं, और यहाँ इमरान खान मेजॉरिटेरियनिज्म खेल रहे हैं। नवाज शरीफ ने मेजॉरिटेरियनिज्म खेलने की कोशिश की थी पुराने ज़माने में, जब उनको ठीक ठाक 2/3 मेजॉरिटी मिली थी 1996 के इलेक्शन में, मगर उस वक़्त तो उनको फ़ारग कर दिया गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि तकाज़ा या तराजू जो है वो एक ही होना चाहिए। जजेस को अपनी जजमेंट से बोलना चाहिए। हाँ, माजी करीब में कुछ ये एक फैसले इम्प्रेशन भी, है। माजी करीब में फैसले भी कुछ ऐसे आए हैं। As I said, I still respect him quite a lot. I think he's a decent man. I think he's a good man. I think he's an intelligent man. But I think ये पॉपुलिज्म जो होती है, मेजॉरिटेरियनिज्म, ये अच्छे खासे लोगों को थोड़ा सा हिला देती है। ठीक है, असरअंदाज किस तरह होती है और फिर रिफ्लेक्ट कैसे। बात की हमने कुछ अदालती मामलात के हवाले से। फ़िलहाल तो इमरान खान साहब के केसेस के बारे में तो ऐसा दिखाई देता है जैसे वो जो केसेस एकदम सामने आए थे और बड़ी तादाद में FIRs भी हुई थी, प्रेशर भी बहुत आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। लेकिन अभी हम एक के बाद एक मामला जैसे खुल जा सिम सिम ऐसे करके हम केसेस का अंजाम देख रहे हैं। मामला पड़ोसी मुल्क में क्या हुआ जिसका हवाला अभी सिर साहब ने भी दिया, उनके साथ क्या बनी, ब्रेक के बाद आके इस पर बात करेंगे। शो में एक बार फिर खुशामदीद। इंडियन इलेक्शंस का जब आगाज़ हुआ तो सेठी साहब से ही हमने इस मामले में तज्जिया लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जा रहे थे बहुत तेज़ी से और वो कह रहे थे अब की बार 400 पार। ऐसे जायजे सामने आ रहे थे, सर्वेज आ रहे थे जो बता रहे थे कि मोदी जी जा रहे हैं लैंडस्लाइड बर्तरी लेने, 2/3 मेजॉरिटी लेने। लेकिन फिर एकदम सारे अरमानों का पहाड़ हुआ पाश पाश और नरेंद्र मोदी आ गए हैं ज़मीन पर। क्योंकि इससे पहले के जो दो इंतखाबात हैं जिसमें उन्होंने बड़ी अच्छी खासी अक्सरियत अपनी शो की थी, पहले से भी पीछे रह गए। जानना आपसे यह है कि एग्जिट पोल के नताइज भी नाकाम साबित हुए, गलत साबित हुए, सारे अंदाजे कैसे? आयशा, पहली बात तो यह है, जहाँ तक ये एग्जिट पोल्स हैं, जब ये छप रहे थे तो उस वक़्त मीडिया के अंदर बातें शुरू हो गई थी कि ये बड़े बायस्ड हैं। अच्छा, और उनका बायस बड़ा क्लियर था। असली बात ये थी कि जो लोग जवाब देने से इनकार कर रहे थे उनकी अहमियत नहीं पहचानी गई कि वो क्यों इनकार कर रहे हैं, और जो लोग जवाब दे रहे थे वो ज़्यादातर वही थे जो मोदी के सपोर्टर्स थे, जिन्होंने मोदी के लिए वोट डाला था। हाँ। जिन्होंने नहीं डाला था वो आगे से चुप करके चले जाते थे, डिड नॉट कमिट देमसेल्व्स। एक्चुअली उनकी वजह ये थी, इन्होंने सोचा कि वो जेन्युइनली उन्होंने उनको एंटी मोदी नहीं है। दरअसल उनमें से बहुत से लोगों ने मोदी के ख़िलाफ़ वोट डाला था। अच्छा। मगर बताना नहीं चाहते थे, डरते थे कि ये अगर हम हाईलाइट हो गए या पिन पॉइंट हो गए, कल को वो जीत गया तो हमें फिर हमारे ऊपर कोई तशद्दुद ना हो, कोई प्रोसिक्यूशन ना हो एंड सो ऑन। इंतकामी कार्रवाई, स्पेशली मुस्लिम वोटर्स, दलित्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग थे। तो मैं ये समझता हूँ एक तो रीज़न ये था कि एग्जिट पोल्स बायस थे, प्रो मोदी थे टू बिगिन विद, और जो साइडलाइन मीडिया है ना, जो ऑन द पेरिफेरी मीडिया था, जो एक्चुअली इंडिपेंडेंट मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया का बड़े सेठों के हाथ में है जो कि मोदी के सपोर्टर्स हैं। यहाँ भी बाय द वे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ होता है। वहाँ मोदी वॉज द इस्टेब्लिशमेंट, बिकॉज वहाँ कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो मोदी वॉज द इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट वो होती है जिसके पास रियासत के सारे इदारों का कंट्रोल हो, तो मोदी के पास सारे इदारों का कंट्रोल था। इलेक्शन कमीशन मोदी के हक में थी। पहली दफ़ा इंडिया के अंदर इंडिया के इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगलियां उठी हैं और इल्ज़ाम लगे हैं कि ये तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है। और ये अभी नहीं, जब ये बनी थी इलेक्शन कमीशन, जिस तरीके से लोगों को नॉमिनेट किया था,
नॉन इंडिपेंडेंट लोगों को नॉमिनेट किया था। उसी वक्त ये इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए थे, पहली दफ़ा इंडिया की हिस्ट्री में, कि ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है। इंडिया के बारे में, इंडियन इलेक्शन कमीशन के बारे में ये कहा जाता था, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड। वो दिन था और आज का दिन है। इलेक्शन से पहले ही इल्ज़ाम इंडिपेंडेंट मीडिया के, जो थोड़ा सा है, ये था कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, वहाँ के FB टैक्स अथॉरिटीज़, वहाँ के सारे जो रियासी अदारे हैं जो कि दबाव डाल सकते हैं या बायस हो सकते हैं, हाँ। वो सारे नरेंद्र मोदी के हाथ में थे। उनकी सारी अपॉइंटमेंट्स पिछले 10 साल की और प्रमोशंस एंड ट्रांसफर सारे मोदी ने किए हुए थे, एंड दे वर ऑल प्रो मोदी। अच्छा, तीसरी बात ये है कि जो जुडिशरी वहाँ की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहले से ये पता था सबको कि जुडिशरी जो है वो मेजॉरिटी जुडिशरी मोदी के हक में जी, और वो इंडिपेंडेंट नहीं रही उस तरीके से जैसे पहले थी। हाँ। वहाँ भी जो ये जो पॉपुलरिज्म या मेजॉरिटेरियनिज्म की क्या वो उसको कहते हैं आप? हाँ, ये सबको डंग लग गई सी। आधे इंडिया के रियासती इदारों को वो जो है मक्खी काट गई सी मेजॉरिटेरियनिज्म। तो दैट इज द होल स्टेट स्ट्रक्चर वो टिल्टेड टुवर्ड्स नरेंद्र मोदी। अब जैसे कि सारा स्टेट स्ट्रक्चर एक्सेप्ट फॉर वन इंस्टीट्यूशन टिल्ट हो रहा है टुवर्ड्स इमरान खान, वहाँ भी ये हो चुका था। तो इसके बावजूद, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके बावजूद ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, ये जुडिशरी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन, इसके बावजूद नरेंद्र मोदी जो है हैज़ डन सो बैडली कंपेयर टू हिज अर्लियर रिकॉर्ड। वो 400 मांग रहा था, उसे 240 सीट्स मिली। तो आप सोचिए कहाँ से कहाँ गिर चुका है वो। तो ये बहुत बड़ा डिबैकल है फॉर नरेंद्र मोदी। वहाँ बहुत चंद लोग थे, मैंने उनके तज्ज़िये सुने, उनकी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर मैंने उनकी बातें सुनी, और उनमें से 2-3 ऐसे थे जो कि प्रिडिक्ट कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो है 210 से 230, 240 तक जाएगा। अच्छा। और उनको लोग सब कह रहे थे तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत सख्त प्रेशर था और दबाव था, सारी ब्रेन वॉशिंग के बावजूद, वो सारा कुछ हुआ हुआ था। वहाँ का मिडिल क्लास, वहाँ की जो अर्बन मिडिल क्लास है, और जो वहाँ की स्टेट स्ट्रक्चर के जो लोग हैं, सारे प्रो मोदी थे। तो इसलिए, मगर ये था, प्रेडिक्शंस थी वहाँ कुछ लोगों की कि ये 230, 240, 250 से ऊपर नहीं जाएगा। मगर ज़्यादातर लोग यही समझ रहे थे कि कम से कम 270, 280 तो मिल ही जाएंगी। अच्छा। अगर 303 नहीं मिलती जैसे पिछले बारी मिली थी, तो इतनी तो मिल ही जाएंगी, तो सिंपल मेजॉरिटी होगी। उसके बाद वो जो NDA है, जो बाकी लोग हैं 30-40 सीटें उनकी हैं, तो उनको मिल जाएगी। तो ये ठीक ठाक 300 से ऊपर निकल के ये अच्छी गवर्नमेंट ये बना लेंगे, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। मगर ऐसे नहीं हुआ। तो अब उसके क्या रीजंस हैं, इफ यू वांट आई कैन डिस्कस के बाकी अदर रीजंस क्या हैं और कहाँ इसके साथ हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि भारत ने नफरत को शिकस्त दी है, सारे भारत की आवाज़ नरेंद्र मोदी के इस फलसफे के खिलाफ है, जो हिंदुत्व बनाना चाह रहे थे वो भारत को। अब जो उनकी इत्तेहादी पार्टीज होंगी, TDP और JDU, वो तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन BJP है और एंटी पाकिस्तान भी है। तो ये इत्तेहादी जमातें क्या मोदी सरकार को पीछे पसपाई पे मजबूर कर सकती है नजरिए से? देखिए, ये है अब जहाँ बात आगे जाने की। हाँ। मगर इस इलेक्शन में हुआ क्या, वो भी तो देख लें। हाँ, उनका फलसफा। हाँ, फलसफा क्या है? पहली बात तो ये है कि जो एंटी मुस्लिम जो आइडियोलॉजी बनाने की कोशिश की थी नरेंद्र मोदी ने, वो अब उसकी जो अहमियत है वो ख़त्म होनी शुरू हो गई है। लोग जो हैं वो, उन्होंने एक इलेक्शन जिता दी इसके ऊपर, दूसरी इलेक्शन जिता दी। अभी भी इसने ये जो एंटी मुस्लिम जो रेटरिक है, जो एंटी मुस्लिम उसने जो प्रोपेगेंडा शुरू किया है, इसने लेटर स्टेजेस इलेक्शन में किया है, जब उसे लग रहा है ऐसे कि अब गड़बड़ होनी शुरू हो गई है, तो इसने फिर इस कार्ड को निकालने की कोशिश की, और ये कार्ड चला नहीं है। ये कार्ड चला नहीं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसका जो एंटी मुस्लिम कार्ड है वो इस दफ़ा चला नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एंटी मुस्लिम कार्ड जो है ये इसके चला नहीं, इसके खिलाफ गया है। वो ऐसे कि बाकी जो पार्टीज़ हैं या बाकी जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, उन्होंने भी ये बात पसंद नहीं की कि आप एक ये जो BJP की जो फ़लसफ़ा है, इसको आप इतनी दूर ले जा रहे हैं कि ये तो बिल्कुल आईन ही आप बदल देंगे जाके, और ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये उसके ख़िलाफ़ भी गया, और उसके हक़ में नहीं, उसके ख़िलाफ़ गया। दूसरी बात ये है कि जो वोटर है वो अब तंग आ गया, थक गया था 10-12 साल के बाद। ये जो आइडियोलॉजी की बात की आपने, बहुत हो गया। उसे मईशत से भी प्यार है।
अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है मगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है वहाँ, बेरोजगारी बढ़ रही है और सुइसाइड्स बढ़ रही हैं, फार्मर्स के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जो कि फूड ग्रेन बनाते हैं। अलैदगी पसंदों के साथ भी वो तहरीकें भी अपने रूज पे तो ये भी फैक्टर था कि बहुत से लोग उसके खिलाफ स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर होने शुरू हो गए। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि साउथ इंडिया, इसकी बड़ी कोशिश थी, इसने बड़ी कोशिश की आखिर में कि साउथ इंडिया को किसी तरीके से ले लिया जाए, मगर तमिलनाडु ने एक सीट भी नहीं दी, केरला ने सिर्फ एक सीट दी और बहुत बड़ी शिकस्त हुई है साउथ इंडिया में, मगर वो प्रिडिक्टेड थी कि साउथ इंडिया इसको कभी वोट नहीं बढ़ेगा। साउथ इंडियंस में मैंने आपसे कहा ना कि वो तो अंग्रेज़ी ज़्यादा बोलते हैं, हिंदी तो बोलते नहीं हैं, और वो ज़्यादा अपनी ज़ुबानें बोलते हैं या वो इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी उनको इतनी नहीं आती ना बोलते हैं, तो इसलिए ये हुआ। मगर जो बाकी जो स्टेट्स थी जो कि इसके हक में थी पहले, यूपी हो गया, बिहार हो गया और बनारस जैसे शहर, इस किस्म की जगह पे भी वहाँ शिकस्त हुई। वहाँ जितनी सीटें पहले ली थी वहाँ कम ली। फिगर्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि यूपी के अंदर दलित्स और ओबी सीज अदर शेड्यूल्ड कास्ट्स वो हट गए इससे। वो पहले उनके जिस पार्टी के साथ होते थे वो पार्टी इनके साथ थी, वो पार्टी हट गई, दे डिडंट सपोर्ट नरेंद्र मोदी। और तो वहाँ पहले 64 सीट्स ली थी इन्होंने, इस दफ़ा 36 सीट्स ली। इसी तरीके के साथ वोट बैंक जो था वो शिफ्ट हो गया फ्रॉम एनडीए टू इंडिया। आखिरी बात ये है कि बिहार में भी पहले इन्होंने 39 सीट्स ली थी तो इस दफ़ा 29 मिली, तो बिहार में भी इनको काफ़ी शिकस्त हुई। और आखिरी जो है राजस्थान, जो कि इनका बड़ा गढ़ थी, वहाँ भी 24 सीट्स पहले मिली थी, इस दफ़ा 14 सीट्स मिली। तो जहाँ जहाँ इनकी गढ़ें थी, जहाँ जहाँ इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, जहाँ इनका हिंदुत्व का कार्ड जो था बहुत स्ट्रॉन्ग था, वहाँ भी एक्चुअली लॉसेस हुए। अगर ये वहाँ लॉस ना होता तो ये जीत जाते। इन्होंने वहाँ हारे हैं जहाँ इनकी आइडियोलॉजी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। इसका मतलब है आइडियोलॉजी का जो फैक्टर है वो इसके खिलाफ किया इस दफ़ा उन्हीं स्टेट्स के अंदर जहाँ पहले उसने इनको जिताया था। और आखिरी बात यह है कि जो आरएसएस है, जो कि सो कॉल्ड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बीजेपी ने आरएसएस को बिल्कुल ही भूल गए, उनको डिसलिफ्ट करा दिया। वो भी बड़े नाराज़ थे, वो भी इनके खिलाफ उन्होंने भी कैंपेन करनी शुरू कर दी, क्योंकि नरेंद्र मोदी, आरएसएस ने तो शुरू में सपोर्ट किया था ना कि बीजेपी हमारी पार्टी है, हम मिलिटेंट विंग हैं, वो हमारी पार्लियामेंट्री विंग है। नरेंद्र मोदी ने उनकी छुट्टी करा दी, उन्होंने कहा कि अब ये ना कोई लीडर बन जाए, तो उसने अपनी सारा कुछ ही अपने हाथ में ले लिया और आरएसएस वाले भी बड़े नाराज़ थे। और आखिरी बात मैं आपको बताऊं, इंडियंस ये एडमिट नहीं करेंगे, मगर ये हमें ये इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए। इंडिया की जो रोमांस है ना, द रोमांस ऑफ इंडिया, द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो रोमांस ख़त्म होता जा रहा है और नरेंद्र मोदी की वजह से, कारोबार की वजह से बढ़ रहा है, मगर जो वो रोमांस था ना ऑफ न्यूट्रल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, लिबरल इंडिया, वो नरेंद्र मोदी ने उसको बड़ा धचका दिया। और इसकी वजह से कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ और मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ, ये पहली दफ़ा इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इन चीज़ों को हाईलाइट किया गया। और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, और आखिरी स्टेज पे अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर, जो कि जिस तरीके से इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सिखों के ऊपर लोगों को मारा वहाँ सीक्रेट ऑपरेशंस में, और वो बाहर बात आ गई और अमेरिका ने भी प्रोटेस्ट किया, यूके ने प्रोटेस्ट किया, कनाडा ने प्रोटेस्ट किया। तो आप सोचिए वहाँ के लोग, जिनका बहुत रोमांस था विद इंडिया, नेहरूज इंडिया, तो नरेंद्र मोदी ने जब उसको डिस्ट्रॉय किया तो उसने अपने भी एक डिस्ट्रक्शन का एक सीड तो ये इस किस्म की चीज़ थी। ये इंडिया वाले नहीं मानेंगे, मगर इंटरनेशनली इंडिया की जो स्टैंडिंग थी अंडर नरेंद्र मोदी, वो गिरी एज अ सिविलाइजेशन एंड एज अ कल्चर एंड एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वो और बात है कि बिग बिजनेस जिसको नरेंद्र मोदी सपोर्ट कर रहा था, वो अभी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए जाने से पहले, इलेक्शन से पहले, नरेंद्र मोदी ने वोटर को ये कहा कि आप देखिएगा 4 तारीख को स्टॉक एक्सचेंज कहाँ का कहाँ जाएगा। इशारा ये था कि स्टॉक खरीदें, आप खरीदना शुरू करें, आपको बड़े पैसे बनेंगे, क्योंकि मैं जीत रहा हूँ, मेरे जीतने के साथ स्टॉक मार्केट चढ़ेगी, दुनिया सपोर्ट करेगी। और ये इल्ज़ाम अब राहुल गांधी ने उस पर लगाया है कि देखिए आपने तो ये भी पूरे ड्रामा किया और सारी मैनिपुलेट करने की कोशिश की स्टॉक मार्केट को इस तरीके के साथ। तो और उसके ऊपर मैं समझता हूँ इसके ऊपर भी केसेस बनेंगे, अब इसके ऊपर भी पिटिशंस आएंगी कि ये नरेंद्र मोदी ने ये जो
किया था ये सही नहीं किया और गलत किया, और स्टॉक मार्केट के साथ नहीं करना चाहिए था। चलें, और too many स्टॉक मार्केट factors। अब वैसे नहीं चढ़ेगी, ये मैं हाँ, आपको बता दूं, ठीक। अब वो गिरेगी। हाँ, सारे फैक्टर्स आपने आइडेंटिफाई किए, बट राहुल गांधी और उनके जो इंक्लूसिव अलायंस था उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जिस तरह से बाउंस बैक किया। बात यह है कि अब ये कमज़ोर हुकूमत होगी, पहले जैसी मजबूत हुकूमत नहीं होगी, तो क्या पॉलिसीज़ को भी नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो रिवाइज करेंगे, देखिए रिव्यू जी, करेंगे? आयशा, लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने स्पॉट्स नहीं चेंज करेगा। स्पॉट्स से मुराद ये, वो कहते हैं ना कि टाइगर नेवर चेंजेस हिज स्पॉट्स और लेपर्ड नेवर चेंजेस। वो कहते हैं ये जिस किस्म की इसकी पर्सनैलिटी बन गई है ना, अब इसके लिए मुश्किल हो जाएगा अपने आप को एक दूसरी रूप में प्रेजेंट करना। कोलिशन, इसने जिस तरीके से साथ पावर को एक्सरसाइज किया है, रूथलेस और स्वीपिंग असाइड एवरीथिंग, हर रूल, हर को बेंड किया, उड़ा के रख दिया। अब उसके लिए ये ऐसे नहीं कर सकेगा। और ये जो दो अलायंस पार्टनर्स हैं इसके एनडीए के अंदर, खसूसन वो जो है, दे आर ऑल्सो वेरी, दो बातें। एक तो ये कह रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम, एंटी ये सब खत्म करो, ये ठीक नहीं है, हमें इंडिया बड़ा प्यारा है। दूसरा ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हम करने देंगे तुम्हें, अब तो कर भी नहीं सकते। तीसरी चीज़, और ये बड़ी अहम है, वो ये कह रहे हैं कि स्पीकरशिप जो है असेंबली की हमें दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी यूज्ड टू यूज द स्पीकर ऑफ द असेंबली। लोकसभा का जो स्पीकर था ना, वो बोलने नहीं देता था किसी को, निकाल देता था, राहुल गांधी को निकाल दिया तो और सुप्रीम कोर्ट से। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमने तुम्हारे साथ रहना है तो हमें स्पीकरशिप दो। अगर वो, और नरेंद्र मोदी स्पीकरशिप देने से इनकार करेगा, तो पहला झगड़ा इनका वहीं होगा। और अगर उनको स्पीकरशिप मिल जाती है तो जिस किस्म की पॉलिसीज ये करना चाह रहा है, इतनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, जिसको अब स्पीकर जो है अगर नरेंद्र मोदी का ना हुआ तो वो बिल्कुल उनको इजाज़त देगा और वो हवा करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको गवर्नमेंट चलाना। तो नरेंद्र मोदी जो है ये ज़्यादा देर जिस तरीके से पहले इसने गवर्नमेंट चलाई, अब नहीं चला सकता। अब देखना ये है कि क्या वो अपना रूह सारा बदलता है, रुख भी बदलता है, अपने आप को भी बदलता है, क्या एक जमहूरी इंसान बनने की कोशिश करता है। मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए कुछ लोगों का ये तज्जिया है कि ये गवर्नमेंट ज़्यादा देर नहीं चलेगी, और किसी न किसी स्टेज पे लड़ाई झगड़े होंगे, कोalition पार्टनर छोड़ेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया उस दिन नरेंद्र मोदी उड़ गया। वहाँ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस सूरत में आएगा जब राहुल गांधी और उनके साथियों को पता होगा कि हम कामयाब हो सकते हैं। अच्छा चलें, वो आपकी बार 400 पार तो नहीं हो, आपकी बार नरेंद्र मोदी साहब के लिए आखिरी बार हो जाए। आपने भारत की मिसाल से ये समझा होगा कि वोट की ताकत से कैसे कैसे निज़ाम को शिकस्त दी जा सकती है। बड़ी मिसाल है हमारे सामने भारत के इंतखाबात। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद। सेठी साहब, अब जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, मैं आपसे सवाल मैं भी कर सकती हूँ ना? जरूर। हाँ ठीक है, तो पहले ये सवाल शामिल करते हैं, उसके बाद ज़िमनी सवाल मेरा होगा। ठीक है, अरसलान अमीर साहब अमेरिका से क्या जानना चाहते हैं? जो हालात हम अभी देख रहे हैं, ये और 2018 के हालात में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि उस मामले में भी एक बहुत पॉपुलर पार्टी थी और उसको निकाल दिया गया और एक और पार्टी को ले आया गया। लेकिन उस तरीके से जो रेजिस्टेंस या उस तरीके से जो सिचुएशन बन रही थी, जो उस टाइम पे बनी और जो इस टाइम पे बनी, इसमें बहुत फ़र्क है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंटेंस सूरत हाल है। जो हालात अब हो रहे हैं वो उस टाइम पे ना हो सके, ये डिफरेंस क्यों है? हाँ जी, गुड क्वेश्चन। मेरा ज़िमनी सवाल ये है कि वो रेजिस्टेंस कह रहे हैं आपकी बार बहुत ज़्यादा है, और आपकी बार रेजिस्टेंस लोकल नहीं है, इंटरनेशनल भी आ रही है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर आपके सामने, उन्होंने जो एतराज़ उठाया था, उसके बाद रशियन एम्बेसी कह रही है कि हम क्लोजली फॉलो कर रहे हैं डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान, इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल सिचुएशन एंड कोर्ट डिसीजंस। व्हाई? हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। रशियन एम्बेसी का तो मैं एक सेकंड में आपको जवाब दे देता हूँ। द रशियन पोजीशन ये है जी कि खान साहब गए थे रशिया ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन रशिया वाज अबाउट टू इन्वेड द यूक्रेन। तो जाहिर है उस वक्त उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया उस बात को। उसके बाद खान साहब ने जैसे अमेरिका के साथ झगड़ा ले लिया, तो मेरा ख्याल है रूसिया और भी ज़्यादा खुश हुए होंगे। और उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि जी पाकिस्तान की कुछ ऑर्डिनेंस है, उसको भी एक्सपोर्ट करना है टू द यूक्रेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मैं समझता हूँ कि रशिया का तो इंटरेस्ट है कि जितनी ज़्यादा मुल्क यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उसमें अमेरिका का साथ ना दें और रशिया का साथ दें, अमेरिका का साथ ना दें, तो दे विल सपोर्ट इट। तो मेरा ख्याल है उनके लिए इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। वो देखना चाह रहे हैं कि ये किस तरफ जा रहा है, और इशारा उनका यही है कि उनको ऐसे लग रहा है कि जुडिशरी और पॉपुलरिज्म जो है वो शायद यहाँ किसी न किसी स्टेज पर रिसर्जेंस हो। तो वो पहले से अपना एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं टू बी एबल टू से। हमने तो उस वक्त भी ये कहा था कि हम देख रहे हैं, मतलब हमारा ये था कि हम यही चाहते हैं कि आप आ जाएं वापस। उनका इससे ज़्यादा कोई बड़ा इंटरेस्ट नहीं है।
उनका मेन कंसर्न इज़ यूक्रेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। और खान साहब और यूएस का काफ़ी झगड़ा है और यूक्रेन के अंदर खान साहब स्टूड विद रशिया। तो इसलिए अब आई बात, आपने कहा कि नवाज शरीफ ही पॉपुलर पार्टी थी, उसको निकाल दिया, कुछ नहीं हुआ। खान साहब की पॉपुलर पार्टी है, उसको निकाल दिया, तो बहुत रेजिस्टेंस बहुत आ रही है। तो फ़र्क क्या है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फ़र्क सिर्फ ये है कि उस वक़्त जब नवाज शरीफ साहब को निकाला तो उस वक़्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ थी। और ख़ान साहब को निकालने के बाद एक इलेक्शन का इम्कान था, मगर एक इलेक्शन इन्होंने नहीं की। अगर ये इलेक्शन की तरफ चाहते तो ये जीत जाते, मगर इन्होंने इलेक्शन नहीं की। इन्होंने सोचा कि हम अब पावर में आए हैं, निकलना नहीं है, रहना चाहिए। और वो जो 16 माह की हुकूमत थी इतनी अनपॉपुलर हो गई और गालियाँ पड़नी शुरू हो गई, जो कि आज तक पड़ रही हैं। इसलिए रेजिस्टेंस क्या उल्टा ही हुआ कि इनके जो हक़ में बात जानी थी वो इनके ख़िलाफ़ हो गई। खान साहब का सिस्टम बिल्कुल अपोजिट है कि उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के इनको निकाला, तो ये अनपॉपुलर थे और उस वक़्त इनकी पॉपुलैरिटी का कोई चांस नहीं था। मगर अगर इलेक्शन हो जाती तो ये हार जाते, मगर क्योंकि इलेक्शन नहीं हुई, दूसरी पार्टी बड़ी अनपॉपुलर हो गई और खान साहब डट गए। और आहिस्ता आहिस्ता खान साहब का जो मौक़िफ़ था वो लोगों को पसंद आना शुरू हुआ। क्यों? एक वजह, क्योंकि जिन लोगों को निकाला इस्टेब्लिशमेंट से, जिन्होंने खान साहब के साथ हाथ किया था, उसके बाद जो नई इस्टेब्लिशमेंट वहाँ आई, खान साहब पहले दिन से उस इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थे। तो खान साहब जो जाने वाली इस्टेब्लिशमेंट है के सरबराह थे, उनके ख़िलाफ़ भी थे और वो किसी और को चाहते थे कि वो बने आर्मी चीफ़। मगर जब वो नहीं बने और वो साहब बन गए जो कि खान साहब जिनके ख़िलाफ़ थे, तो वो अब मसला वहाँ आके रुक गया है कि आज की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो खान साहब के साथ काम करने से कतराती है, फ़िक्रमंद है कि ये अगर इनको वापस लाया गया या इनको इजाज़त दी गई तो बड़ा मसला बनेगा। मगर इसी वजह से, क्योंकि इकनॉमिक हालात इतने बुरे हो चुके हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट जिस किस्म के इक़दामात कर रही है और रिप्रेशन कर रही है, वो पसंद नहीं किया जा रहा आवाम में। कोई सहूलत नहीं है आवाम को, और ऊपर से जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स हैं वो भी रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। इसलिए, और ख़ान साहब की बहादुरी और ख़ान साहब का जेल में रहना एक साल हो गया है और अब जुडिशरी का उनका साथ देना, इसके साथ वो और पॉपुलर हो रहे हैं, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ रही है। हालात फेवर कर रहे हैं इमरान खान साहब को। ये है सिटी साहब का तज्जिया। और कुछ जानने पर आपके सामने है सवाल अपना भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।